गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियोस को। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माइंडफुल कॉमर्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 का यूनिट 3 इकोनॉमिक्स। उसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट और शॉर्ट रन कॉस्ट। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं वीडियो के दौरान आपके साथ डिस्कस करती जाती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को बिना फास्ट फॉरवर्ड किए हुए अंत तक देखिए और लास्ट में मैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं वो मैं ऐड करती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स देती हूँ कि आप लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करें और अपनी नेट की प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी को बनाएगा तो उसको बनाने की कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, तो उसी कॉस्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। थ्योरी ऑफ कॉस्ट यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लॉन्ग रन कॉस्ट और शॉर्ट रन कॉस्ट। अब यहाँ पे जो कॉस्ट है इसमें क्या लिखा है कि कॉस्ट जो होती है वो चेंज होती है। इट वेरीज मतलब होता है चेंज, वेरीज विद आउटपुट, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं या लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट उस हिसाब से चेंज होगी और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो उस हिसाब से चेंज होगी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन में जो कॉस्ट होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग आगे आने वाली स्लाइड में सब पढ़ेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पर्सन बोलता है टोटल कॉस्ट तो उसका मतलब उसमें फिक्स कॉस्ट भी जुड़ी हुई है और वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ी हुई है। उसी तरह से एक और कॉस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट के अंदर भी एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। और एक और होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी के पर यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आती है, यानी एक और नया यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं किसी कमोडिटी का तो उस नए यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी ज़्यादा कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। चलिए आइए अब हम समझते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि फिक्स कॉस्ट तो वो होता है जो फिक्स रहता है, जैसे अब देखो इसमें, और वेरिएबल कॉस्ट वो होता है वो चेंज होता रहता है। फिक्स कॉस्ट एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग किराए पे ली अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, तो अगर मैं अपनी फैक्ट्री में 100 यूनिट बनाती हूँ तो भी मेरे को अगर उसका जितना किराया फिक्स्ड है, सपोज़ मेरे को एक महीने का 50,000 रुपये किराया देना है तो वो मेरे को देना ही है, चाहे मैं 100 यूनिट बनाऊँ, चाहे 1,000 यूनिट बनाऊँ, चाहे 10,000 यूनिट बनाऊँ। मेरे रेंट में कोई चेंज नहीं होगा, तो रेंट जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया। लैंडलॉर्ड थोड़ी बोलेगा या फैक्ट्री का मालिक जो फैक्ट्री है जिसकी ज़मीन है वो थोड़ी बोलेगा कि आपका भाई साहब आपने इस बार कम प्रोडक्शन किया है तो आप मेरे को रेंट कम देना, या वो ऐसे थोड़ी बोल सकता है आप तो धड़ाधड़ अपना माल बेचे जा रहे हो तो मेरे को भी रेंट ज़्यादा दे दो, ऐसा नहीं बोलेगा। तो जो हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, जो भी हमारे रेंट बीच में फ़िक्स हुआ है वो फ़िक्स ही रहेगा जब तक हम उसको अल्टर नहीं करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब वो होता है कि अगर आप आउटपुट 0 भी प्रोड्यूस करोगे तो भी आपको उसको रेंट देना है, और आउटपुट आप 1 लाख प्रोड्यूस करोगे तो भी उसको उतना ही रेंट देना है। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड ही रहती है शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में
कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होती, सारी वेरिएबल होती हैं। याद रखना, ध्यान से सुनो और इसको कहीं नोट करके रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो शॉर्ट रन के लिए होती है, और जो लॉन्ग रन होता है उसमें सारी कॉस्ट वेरिएबल्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो चेंज होती रहती है आउटपुट के साथ। ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है, जैसे रॉ मटेरियल। अगर 0 यूनिट बना रही हूँ तो रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, तो रॉ मटेरियल नहीं खरीदूंगी, तो वेरिएबल कॉस्ट 0 लगेगी। अगर 100 यूनिट बना रही हूँ तो उसके हिसाब से अपना रॉ मटेरियल लाऊंगी, तो उसके हिसाब से मेरी कॉस्ट आएगी। अगर 1000 यूनिट बना रही हूँ तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल परचेज़ करूँगी, तो उसके हिसाब से मेरी कॉस्ट आएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये होता है ऐसी कॉस्ट जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, यानी आउटपुट कम होता है तो ये कॉस्ट कम हो जाती है, और आउटपुट ज़्यादा होता है तो ये कॉस्ट बढ़ जाती है। जबकि फिक्स कॉस्ट का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। आउटपुट आप 0 करोगे तो भी हमें वही देनी पड़ेगी, और आउटपुट आप 1000 करोगे, 1 लाख करोगे तो भी हमें फ़िक्स कॉस्ट वही बियर करनी पड़ेगी। और फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट हमेशा शॉर्ट रन में काम आता है, लॉन्ग रन में काम नहीं आता है। अब जैसा कि आपका इसमें क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं जो कि फिक्स्ड रहते हैं शॉर्ट रन में। इनकी क्वांटिटी को हम ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, जैसे इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग, मैनेजमेंट। अब छोटे से समय में या शॉर्ट रन में मैं कोई नई फैक्ट्री नहीं क्रिएट कर लूँगी, या मैं कोई नई मशीनरीज नहीं लगा लूँगी। मेरे को अगर अपना आउटपुट बढ़ाना है तो मैं अपना आउटपुट कैसे बढ़ाऊँगी, अपनी शिफ्ट्स को बढ़ा के। अगर मेरी लेबर एक शिफ्ट में काम करती है तो उसको मैं 2 शिफ्ट में काम करवाऊँगी। तो शॉर्ट रन में अगर मैं आउटपुट बढ़ाऊँगी तो लेबर की शिफ्ट्स को बढ़ा के अपने आउटपुट को बढ़ाऊँगी, ना कि पूरा का पूरा नया सेटअप या नई दूसरी बिल्डिंग या फैक्ट्री को तैयार करूँगी। तो जो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो विच कैन नीदर बी इंक्रीज। अब क्या लिखा है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट रन में। तो जो फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी ये लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं रहते। इनकी जो फिक्स्ड रेंट है वो हमें देनी पड़ेगी, चाहे लेवल ऑफ आउटपुट 0 हो चाहे 100 हो। तो लेवल ऑफ आउटपुट से इनका कोई लेना देना नहीं है। जबकि वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं द सप्लाई ऑफ विच कैन ईजीली बी चेंज, यानी जिनको हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल को, उसको हम कम भी कर सकते हैं और उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज बाय डिज़ायर क्वांटिटी इन शॉर्ट रन। तो द क्वांटिटी वेरिएबल इनपुट राइज एंड फॉल विथ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल इनपुट्स होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, ये बढ़ते और कम होते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसका एग्जांपल है रॉ मटेरियल और लेबर। अगर मेरे को ज़्यादा कमोडिटी बनानी हो तो ज़्यादा लेबर को हायर करना पड़ेगा, अगर थोड़ा प्रोडक्शन करना है तो थोड़े लेबर को हायर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप प्लीज़ इनके एग्जांपल्स भी याद रखिएगा। फिक्स्ड जो था, फिक्स्ड इनपुट था या फिक्स्ड फैक्टर था, उसके एग्जांपल थे कैपिटल इनपुट्स, मशीनरीज, फैक्ट्री बिल्डिंग्स। और वेरिएबल का जो एग्जांपल है वो क्या एग्जांपल देके रखा है, वेरिएबल के एग्जांपल हमें देके रखे हैं रॉ मटेरियल और लेबर। तो इन एग्जांपल्स को भी साथ के साथ याद करते चलिएगा, आने वाले टाइम में हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन निकल के आ जाए। अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो मैंने आपको बता दिया कि जो कॉस्ट होती है वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल होती है, जबकि लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमको इनकर करनी पड़ती है ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। तो वेरियस टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल, वेजेस एंड सैलरीज। और ये मैंने आपको बता दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टैक्सेस है, एक्सरसाइज ड्यूटी है, यानी टैक्स भी हम कैसे देंगे, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगेगी, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम एक्साइज ड्यूटी लगेगी। आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज ड्यूटी कब लगती है, जब हम कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है। बट हालांकि अब
जीएसटी ने सबको रिप्लेस कर दिया है, तो अब जीएसटी हमें देना पड़ता है। तो ये जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट का पार्ट होती है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी अगर कोई हमें बोले कि टोटल कॉस्ट क्या आई किसी भी चीज़ को बनाने की, तो मैं बोलूँगी उसको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो तो वो टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब ऐसे मत बोलना इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, ये कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस नहीं है हमारी। हम बात तो लागत निकाल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने की लागत कितनी आई, ये नहीं निकाल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को कितने में बेचेंगे, वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको भी समझते चलिए, क्योंकि यही छोटे टर्म आपको कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम्स में। अभी तो हमने समझा कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, यानी फिक्स कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने जा रही हूँ टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट। अभी तो हमने ये समझा कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, अब हम समझेंगे टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। टोटल कॉस्ट में अब हम ये पढ़ेंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। देखिए, जैसा कि इसमें लिखा है, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय फर्म इन प्रोड्यूसिंग एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी कोई भी आउटपुट बनाने के लिए फर्म को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वही उस फर्म की टोटल कॉस्ट हो जाती है। जैसे आपको इसमें एक एग्जाम्पल दे के रखा है। एग्जाम्पल में क्या दिया है कि अगर हम क्या बनाते हैं, 100 पेन बनाते हैं अगर, और उन 100 पेन को बनाने की जो कॉस्ट आती है वो 1500 रुपये आती है। यानी 100 पेन हमारे बनाते हैं तो 100 पेन को कितने में बनाते हैं? 1500 रुपये में। तो ये 1500 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, और इस 1500 के अंदर फिक्स्ड भी इंक्लूड है और वेरिएबल भी इंक्लूड है। अगर हम मानते हैं कि हमारी जो रेंट आता है, यानी जो बिल्डिंग का रेंट देते हैं वो हम 500 रुपये देते हैं, और बाकी रॉ मटेरियल वेजेस वगैरह जो भी देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वो हम 1000 रुपये देते हैं। तो फिक्स्ड यहाँ पे हमारा हम लोगों ने मान लिया कि 500 रुपये फिक्स्ड है और 1000 रुपये क्या है? वेरिएबल। तो 1000 और 500 को मिलाया 1500, तो वो हमारी बन गई टोटल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में जो टोटल कॉस्ट है वो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स्ड रहती है, जो चेंज नहीं होगी। और अब देखो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या लिखा है। टोटल फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म ऑन द यूज ऑफ ऑल फिक्स्ड फैक्टर। यानी द टोटल कॉस्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी कॉस्ट जो होती है वो चेंज नहीं होती है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमारी शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती, और लॉन्ग रन में तो कोई फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, सारी कॉस्ट ही वेरिएबल्स हो जाती हैं। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी फर्म को यूज़ करना है, दिस कॉस्ट इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस पेड टू द टेम्प्रेरी एंड कैजुअल। तो सिंस द यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर वेरी इन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये वेरी होती रहती है अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। अगर आउटपुट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगेगी, आउटपुट कम होगा तो कम लगेगी। स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए एक बात, आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, इधर लिखा है दैट इज़ वाई वेरिएबल कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अवॉइडेबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अवॉइडेबल कॉस्ट। यानी इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेंज होती रहती है आउटपुट के कम या ज़्यादा होने की वजह से, इसीलिए इस कॉस्ट को हम अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में कि कौन सी कॉस्ट अवॉइडेबल कॉस्ट होती है। तो ये मेरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से नोट्स हैं जिनमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये मैंने अपने जब नेट और जीआरएफ निकाला था उस टाइम में मैंने नोट्स को बनाया था, जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में सब कुछ ईजी हो जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं एक टेबल के थ्रू कि टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, या टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है।
देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम 0 यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, फ़िक्स कॉस्ट तो हमें देनी पड़ेगी। सपोज़ ये 120 रुपये जो है वो क्या है, वो मेरा रेंट है बिल्डिंग का। अगर मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ तो भी मेरे को रेंट देनी पड़ेगी। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या है मेरी, ज़ीरो, क्योंकि मैं कुछ बना ही नहीं रही हूँ तो रॉ मटेरियल यूज़ ही नहीं हो रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ज़ीरो। तो टोटल कॉस्ट मेरी हो जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो 120 प्लस ज़ीरो, तो 120 जो हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अगर मैं कुछ नहीं भी बना रही हूँ तो भी मेरे को टोटल कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। अब अगर मैं क्या करती हूँ कि एक यूनिट बनाती हूँ तो फिक्स कॉस्ट तो मैंने आपको बताया वही रहेगी। फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में चेंज नहीं रहती है, फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में वही रहती है। अब एक यूनिट को बनाने से मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है, 40। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 120 प्लस 40, 160। इसी तरह से अगर मैं दूसरा यूनिट बनाती हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट देख रहे होंगे कि आप वही है 120, चेंज नहीं हुई। जबकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, यानी यूनिट चेंज हुआ, ज़्यादा आउटपुट करूँगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी चेंज हो जाएगी। तो 120 प्लस 76, 96। तो टोटल कॉस्ट का मतलब, तो स्टूडेंट्स इस शेड्यूल से आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड एक इजी न्यूमेरिकल पूछा गया है लास्ट टाइम इसमें यूजीसी नेट में। अब उस छोटे से इजी न्यूमेरिकल को देखना उन्होंने कैसे ट्विस्ट और ट्रिकी बना दिया। जब हम अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे वीडियो ओवर होने के बाद, तब मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ आप याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, और आप खुद उस न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप मेरा जवाब दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं। कई बार ये हमसे न्यूमेरिकल्स में पूछ लेता है क्वेश्चन, कई बार ये हमसे डायग्राम के रूप में भी पूछ लेता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या लेके रखी है, कॉस्ट लेके रखी है, और ये कॉस्ट लेके रखी है ओ वाई एक्सिस पे। और चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट के डायग्राम्स और देखते हैं कि इनके शेप्स और कर्व कैसे हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम है तो ट्रिकी होगा ही, सिंपल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि मेरे को आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। देखिए, मैं आपको प्रिपरेशन इस तरीके से कराती हूँ कि जिस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देख लिए तो आपको कोई और वीडियोस चेकआउट करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। अगर आप कर भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस को देख के अपने नोट्स बना लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर करने का। मैं अपने ही नोट्स आपसे शेयर करती हूँ, और इन्हीं नोट्स की वजह से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर कर लिया था। तो चलिए आइए अब इनका शेप समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओ वाई एक्सिस में हमने कॉस्ट लिया है और ओ एक्स एक्सिस में हमने आउटपुट लिया है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो तो सेम रहती है, चाहे हम एक यूनिट बनाएं, चाहे दो बनाएं, चाहे तीन बनाएं। तो इससे पहले आपने जो शेड्यूल देखा होगा उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट थी वो फिक्स्ड ही थी 120, वो चेंज नहीं हो रही थी, यानी आउटपुट के बढ़ने या कम होने की वजह से वो चेंज नहीं हो रही थी। तो जो भी चीज़ चेंज नहीं होती वो क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो कॉस्ट है वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये तो फिक्स्ड ही रहेगी, चाहे हम कितने भी यूनिट्स को बढ़ाएं। चाहे हमारा आउटपुट O0 हो तो भी एक 20, चाहे हमारा आउटपुट इससे बढ़ जाए, यहाँ से यहाँ पे हो जाए, O0 से O1 आउटपुट हो जाए तो भी वही रहेगी। चाहे इतना आउटपुट करे तो भी फिक्स कॉस्ट जो है वो 120 ही रहेगी। अब जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो हमने वेरिएबल कॉस्ट में क्या पढ़ा था कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है। तो पहले ये देखो, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, याद रखना ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है। इसका मतलब अगर ज़ीरो प्रोडक्शन करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आएगी ज़ीरो। फिर जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वो कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ज़ीरो होती है। फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है और वो जो होती है वो बढ़ती जाती है। उसी तरह से जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो टोटल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, टोटल कॉस्ट में क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TVC प्लस TFC। तो टोटल कॉस्ट
में जो होता है वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो हमेशा फिक्स के ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर हम आउटपुट ज़ीरो भी प्रोड्यूस करेंगे तो 120 रुपये तो देने ही है ना। तो जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो फिक्स कॉस्ट को टच करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। और आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इन दोनों के डिफरेंस के बीच का जो भी गैप है वो सारी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्लूड होती जाती है और बढ़ती जाती है, बट जो भी डिफरेंस आता है वो कितने का आएगा इन दोनों के बीच में। वेरिएबल कॉस्ट में से जब हम फिक्स टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट मिलेगी। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल है ऐसे एग्ज़ाम में। तो टोटल कॉस्ट में से, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। और वही इस सर्कल में बताया गया है कि टोटल कॉस्ट में से, ये टोटल कॉस्ट जो है आपकी, इसके अंदर से अगर टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल को कम कर दिया तो ये जो गैप आ गया, ये क्या आ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट का गैप आ गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिक्स कॉस्ट अच्छे से समझा दिया, वेरिएबल कॉस्ट अच्छे से समझा दिया, उसके बाद टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इसको मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी समझा दिया और ये भी समझा दिया कि ये जो ओरिजिन है या ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ से स्टार्ट नहीं होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया, इसके अलावा हमने शॉर्ट रन में एक और कॉस्ट पढ़नी थी जो कि थी एवरेज कॉस्ट। स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ लिया था, हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बता दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज कॉस्ट। जैसे टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल होती है, उसी तरह से एवरेज कॉस्ट भी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व। अब एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होती है, यहाँ पे देखो लिखा है कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो होती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज कॉस्ट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी अगर मैं 100 चीज़ों को बनाती हूँ, अगर मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ और उनको बनाने के लिए मेरी कॉस्ट लगती है 100 रुपीज़, यानी 100 चीज़ों को बनाने के लिए कॉस्ट आती है 100 रुपीज़, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी। मैंने आपको बताया अभी कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो पर यूनिट कॉस्ट होती है। कैसे निकलती है पर यूनिट कॉस्ट? सपोज़ मेरे को कोई कमोडिटी बनानी है, सपोज़ मैंने किसी कमोडिटी के 100 यूनिट्स बनाए और उसको बनाने में मेरे को कितने रुपीज़ लगे, 100 रुपये लगे। तो एक यूनिट की प्राइस कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 1। यानी एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 1 रुपीज़ हो। अब जैसे टोटल कॉस्ट जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सॉरी, टोटल कॉस्ट जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरह से एवरेज टोटल कॉस्ट, देखो यहाँ पे एवरेज लिखा है, एवरेज, खाली टोटल कॉस्ट नहीं लिखा है, एवरेज, एवरेज मतलब पर यूनिट की कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी 2 चीज़ों में डिवाइड होगी, वो होगी एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट किस में डिवाइड होगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को, सॉरी, अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को प्लस करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो हमको क्या मिलेगी, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो हमें मिलेगी एवरेज टोटल कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल सा ही फंडा है। यानी एवरेज टोटल कॉस्ट को हमको कैसे निकालना पड़ेगा, देखिए एटीसी को निकालने के लिए मैं आपको बहुत इजी सा बताती हूँ ट्रिक। देखो एटीसी मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या आउटपुट। चलो आउटपुट कर देते हैं, आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जो हमारी टोटल कॉस्ट थी वो थी 120 रुपीज़। तो उसको अगर हम आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो
आउटपुट हमारा पहले कितना था, 0। सपोज़ उसमें हमारा आउटपुट कितना था, 0, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी, सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी, 120। उसके बाद हमने क्या किया था, पिछले वाला जो मैंने आपको वो दिखाया था शेड्यूल टोटल कॉस्ट वाला, चलो मैं उसी शेड्यूल पे आपको लेके चलती हूँ और उधर से मैं उधर ही ले चलती हूँ और उधर से ही बताती हूँ कि एवरेज कैसे निकालते हैं और एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं और एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं। उस शेड्यूल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये टोटल कॉस्ट का शेड्यूल है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, अगर हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो 120 को 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जब टोटल फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देते हैं, आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। उसी तरह से बिल्कुल सेम मेथड लगाएंगे। अगर हमें क्या निकालनी है, अगर हमें निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर हमें निकालना है एवरेज, एक सेकेंड बेटा, अगर हमें निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम आउटपुट से। जैसे यहाँ पे टोटल कॉस्ट देखो, फर्स्ट यूनिट में जो टोटल कॉस्ट आई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो है 40। जब हम 40 को डिवाइड कर देंगे, आउटपुट कितना है 1, 40 को डिवाइड कर देंगे 1 से तो हमारा आ जाएगा 40। तो एक यूनिट बनाने की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है, 40। उसी तरह से अगर हम सेकेंड वाले को लेते हैं, अब ये देखो सेकेंड वाले में मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, 76, आउटपुट कितना है 2, तो मैं 76 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी यहाँ पे एवरेज वेरिएबल। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी निकल के आएगी, 76 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 36। तो ये मेरी हो जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब उसी तरह से अब मेरे को क्या निकालना है, अब उसी तरह से अगर मेरे को निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट किसका पार्ट होगा, टोटल कॉस्ट का। जब टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करूँगी तो हमारा ये आ जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना है 120, आउटपुट कितना है 0, तो 120 डिवाइडेड बाय 0 करूँगी तो 0। उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है 160, आउटपुट कितना है 1, तो 160 डिवाइडेड बाय 1 करूँगी तो 160 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरी जो है ये, एक सेकेंड बेटा, अब यहाँ पे जो मेरा ये है टोटल कॉस्ट कितना है 196 और यहाँ पे मेरा आउटपुट कितना है 2, तो 196 डिवाइड करूँगी 2 से तो दिस विल कम अराउंड 18, दैट इज़ 9 एंड 8, दैट विल बी 98। तो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई। तो जो हम एवरेज निकालते हैं वो हम टोटल में से ही निकालते हैं। याद रखना, अगर हमें फ़िक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, अगर हमें एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो वो टोटल फ़िक्स्ड कॉस्ट में से निकलेगी। अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो वो टोटल वेरिएबल में से निकलेगी। अगर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है तो वो टोटल कॉस्ट में से ही निकलेगी। आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करनी है ताकि आपको पता पड़े कि आप कितने तैयार हो रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आपको समझ भी आ रहा है वीडियो की ही देख रहे हैं आप। वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो एग्ज़ाम्स क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल्स टू क्रैक द एग्ज़ाम्स। ये जो सारा कंसेप्ट था, इससे हमने सीखा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं और एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। चलो, जैसे हमने इन तीनों के टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के डायग्राम समझे, उसी तरह से हम एवरेज के डायग्राम्स भी समझ लेते हैं।
अब ये जो है ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो आपको टोटल से रिलेट करके बताती जाऊंगी। जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो कैसे होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट जो हम निकालते हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। टोटल कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। बट एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। कैसी होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट? इनका कर्व आता है और इससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो आप देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ऐसे नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ आने का क्या मतलब है? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होगी वो कम होती जाएगी। तो आप देखो जब आउटपुट O1 था तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ज़्यादा थी, आउटपुट O1 से O2 हो गया तो ये कॉस्ट कम हो गई, आउटपुट O2 से बढ़ के O3 हो गया तो ये कॉस्ट हमारी और कम हो गई। तो जब हमने इन सारे डॉट्स को मैच करके एक कर्व बनाया है तो ये आया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउनवर्ड की तरफ इसलिए होता है क्योंकि हम जितना ज़्यादा यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे तो ये फिक्स कॉस्ट हमारी जो होगी वो कम होती जाएगी। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली करके देखना है तो जो ऊपर टोटल वाला शेड्यूल दे के रखा है उसमें जितनी भी टोटल फिक्स कॉस्ट है उन सबको आउटपुट से डिवाइड करके देखना। आप जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे उतनी एवरेज कॉस्ट आपकी कम आती हुई नज़र आएगी। और ये करने के बाद आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना है कि यस मैम वी डिड इट और हमको ये चीज़ समझ में आ गई। आपके रिप्लाइज मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे को पता लगता है, क्योंकि देखो मैं जो समझा रही हूँ वो वन वे कम्युनिकेशन है। आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आया उसका रिप्लाई आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं और आपको उसका प्रॉपरली और टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्वांटिटी के बढ़ने पे जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कम लगने लगती है। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट को कई बार हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स याद करना, एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं। तो इस कॉस्ट को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, इस कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अब बात कर लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। जैसे हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट थी वो बढ़ती ही जा रही थी, तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी वो बढ़ती ही जा रही थी, ज़्यादा यूनिट्स पे ज़्यादा होती है। तो इधर भी हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती हुई जाएगी, यानी ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, अगर कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट। देखो ये कम बना रहे हैं तो कम कॉस्ट लग रही है, ये हम ज़्यादा यूनिट बना रहे हैं तो ये ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। ये अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही ऐसा है कि पहले जो ये कॉस्ट होगी, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक और करेक्टरिस्टिक भी है, रुको मैं आपको बताती हूँ अभी कि क्या होता है। शुरू में तो ये कॉस्ट क्या होती है? ये कम होती है, ये कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और जहाँ सबसे मिनिमम होती है वो यहाँ पे इसके साथ में इंटरसेक्ट कर लेती है एवरेज फिक्स कॉस्ट के साथ, और उसके बाद से वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है शुरू में कम लगती है, यानी अगर हम आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये कम लग रही है। तो देखो जैसे आउटपुट, मैं यहाँ पे एक और लाइन खींच देती हूँ, जैसे कि मैंने इसको Q मान दिया, अगर मैं Q तक प्रोडक्शन करती हूँ तो जो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम होती है। अब Q से Q1 प्रोडक्शन करती हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट और कम हो जाती है, यानी आउटपुट बढ़ रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो रही है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ वो सबसे मिनिमम होगी, यानी Q2 पॉइंट पे ये जो है सबसे मिनिमम है और इसके बाद से ये बढ़ना स्टार्ट कर जाती है, ऊपर की तरफ मूव कर ली, इसका मतलब ये बढ़ रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? पहले घटती है, फिर सबसे मिनिमम पॉइंट पे आती है और उसके बाद से वो बढ़ना स्टार्ट करने लग जाती है। और एवरेज टोटल कॉस्ट तो आपको पता है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है? एडिशन होता है एवरेज टोटल कॉस्ट में। तो ये जो कर्व होगा ये इनके ऊपर होगा और ये भी ऐसा ही यू शेप कर्व होता है, और इन कर्व्स को हम बोलते हैं यू शेप कर्व। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम्स देखोगे तो समझ में आएगा आपको, और
प्लीज़ इसको अपनी कॉपी या नोटबुक में ज़रूर ड्रॉ करके रखिए, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम टाइम हो तब आप इनको जल्दी से रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि उस टाइम हम लोग सारे वीडियोस इतने लंबे लंबे नहीं देख सकते। अभी हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है कि हम इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। एंड मैं तो ये बोलूँगी आप बहुत लक्की पर्सन हो कि लॉकडाउन की वजह से आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है आपको और एक्सटेंड हो गया। तो इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ़ होने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोगों को लिबर्टी मिलती है तो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ एग्ज़ाम्स की बढ़ जाती हैं। और अब आप देखिए कि इन दोनों के जो बीच का गैप है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। क्योंकि जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगी, हमको मिलेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो गैप होता है ये आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। इन दोनों का कंसेप्ट तो बिल्कुल वही है, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का, जो हमने टोटल कॉस्ट में पढ़ा था और वेरिएबल कॉस्ट में पढ़ा था। बस एक ये अलग था कि फ़िक्स कॉस्ट जो होती है उसमें कांस्टेंट रहती है, पैरेलल टू वो एक्सिस रहती है, और इसमें जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो ये था आपका एवरेज का डायग्राम। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया, कौन कौन सी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आप ये देखिए कि हमने दो कॉस्ट को कवर किया है। टोटल कॉस्ट में हमने टोटल फिक्स पढ़ ली, टोटल वेरिएबल पढ़ ली। एक एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स पढ़ ली और एक एवरेज वेरिएबल पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। चलो मार्जिनल कॉस्ट समझ लिया, तो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन हमने सारे समझ लिए। एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके डायग्राम्स के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या जो हमने शेड्यूल किया था, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऐसा कोई न्यूमेरिकल दे देंगे आपको। डोंट वरी, इस वीडियो के बाद इससे रिलेटेड तो जो भी एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं वो तो मैं अपलोड कर ही दूंगी, बट इसके अलावा मैंने एक सेपरेट सीरीज़ भी बनाई है जिसमें मैंने 2008 से लेकर 2020 तक इकोनॉमिक्स के जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं वो सारे दे के रखे हैं आपको। तो आप प्लीज़ वो भी ज़रा चेकआउट कर लीजिएगा। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज द additional to the total cost as one more unit of output is produced। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट एडिशन होती है, इट इज़ एन एडिशन टू द टोटल कॉस्ट एज वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ प्रोड्यूस। यानी अगर अभी मैं 100 यूनिट्स बना रही हूँ, देखो प्रैक्टिकली बताती हूँ, अगर अभी मैं किसी भी कमोडिटी के कितने यूनिट्स बना रही हूँ, 100 यूनिट्स बना रही हूँ, और उनको बनाने की कॉस्ट आती है 200 रुपये, तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, 2 रुपीज़, यानी 200 डिवाइडेड बाय 100, पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2। तो 2 तो हो गई, वो हो गई हमारी एवरेज कॉस्ट, 2 हो गई हमारी एवरेज कॉस्ट। बट मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, अगर मैं 100 यूनिट्स बना रही हूँ, अगर मैं 100 यूनिट्स बना रही हूँ और उनको बनाने की कॉस्ट 200 आती है, अगर क्या होगा अगर मैं 110 यूनिट बनाऊंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी कॉस्ट भी 2 रुपीज़ पर यूनिट से बढ़े। इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो हमारी बिजनेस फर्म में अभी हमको इफ़ेक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इकोनॉमीज़ में रन कर रहे हैं, क्या होती हैं इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़, और ये क्यों अप्लाई होती हैं, वो हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो ये जो कॉस्ट होती है, ये अगर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में हम रन करते हैं तो हो सकता है 2 से कम भी लगे, और डिसइकोनॉमीज़ में अगर हम रन करते हैं तो हो सकता है 2 से ज़्यादा भी लगे। तो सॉरी, इसको हटा दो। अब हम सोचते हैं कि हम 200 यूनिट बनाते हैं, तो 100 यूनिट बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है 200। और अगर क्या होगा, अगर मैं 101 यूनिट बनाऊँ, तो यानी ये जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बना रही हूँ, इसको बनाने की कितनी कॉस्ट आएगी। हो सकता है इसको बनाने की कॉस्ट 3 रुपये पड़ जाए, हो सकता है इसको बनाने की कॉस्ट 5 रुपये पड़ जाए। यानी एक और यूनिट अगर मैं बनाऊँगी तो उसको बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, उसे ही हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल मार्जिनल यूटिलिटी की तरह कंसेप्ट है। मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते थे,
करंट यूटिलिटी को प्रीवियस यूटिलिटी से माइनस कर देते थे, उसी तरह से करंट टोटल कॉस्ट को प्रीवियस टोटल कॉस्ट से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा। तो ये इसका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन होता है। TCN का मतलब होता है करंट टोटल कॉस्ट में से प्रीवियस वाली टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो जैसे मेरा अगर 100 यूनिट बनाती हूँ तो 200 आता है रेट, और 101 यूनिट बनाती हूँ तो सपोज़ मेरे 203 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, 203, क्योंकि ये करंट यूनिट है और उससे पहले कितनी कॉस्ट आती थी, 200। तो इसको 203 को 200 से माइनस करूँगी तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 3 रुपीज़। तो एक एडिशनल यूनिट को बनाने से कितनी कॉस्ट बढ़ी, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी दिखाया, देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये दे के रखा है हमको। ये फॉर्मूला जो होता है, एक ये होता है कि करंट कॉस्ट में से पुरानी कॉस्ट को निकाल दो। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये वाला होता है, एक फॉर्मूला ये वाला होता है मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। यानी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है और आउटपुट में कितना चेंज हुआ है। तो अभी देखो पुराने वाले एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले मैं बनाती थी 100 यूनिट, उसको बनाने की कॉस्ट आती थी 200। अब मैं बनाती हूँ 101 यूनिट, उसको बनाने की कॉस्ट आती है 203। तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, 3 रुपीज़ का, तो 3 ऊपर लिखूँगी। और क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 1 क्वांटिटी का, पहले 100 बनाती थी अब 101 बनाती थी, तो डिवाइड बाय 1। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई, 3। तो आप चाहे किसी भी फॉर्मूले से निकालें, मार्जिनल कॉस्ट आपकी जो आएगी वो सेम ही आएगी। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को आपको एग्जाम्स में याद करके जाना है। अब ये जो देखे रखा है आपको, अब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट का। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह क्या होती है, कम होती है। जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है, इनिशियल में कम होती है, फिर सबसे मिनिमम पॉइंट पे आती है और फिर बढ़ जाती है। तो ये जो इसका जो शेप होता है ये भी यू शेप का होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट भी पहले कम होती है, यानी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाएंगे तो वो कम होती जाएगी। जैसे अगर मैं इतना आउटपुट करती हूँ तो मेरी कॉस्ट इतनी लगती है, अगर मैं आउटपुट और बढ़ा देती हूँ तो कॉस्ट कम होने लग जाती है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये इतनी कॉस्ट लग रही थी और यहाँ पे इतनी कॉस्ट लग रही है। तो अगर मैं, ये एक मिनिमम पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट करूँगी तो मेरी कॉस्ट इतनी लगेगी। अब इसके बाद अगर मैं करूँगी तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। ये देखो मेरी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। अगर मैं आउटपुट इतना बढ़ा देती हूँ तो कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है। तो ये इसमें क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट का भी वही फंक्शन होता है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का होता है। पहले वो घटती है, फिर अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आती है और उसके बाद में बढ़ जाती है। तो इस वाले में इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ए वाला पॉइंट है, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद में वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब रही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। जैसा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको, हमारी जब इकोनॉमिक्स की फ़र्स्ट क्लास हुई थी उसमें ही मैंने सारा सिलेबस डिस्कस करके बताया था कि लिखा बहुत प्रिसाइज़ होता है पर उसके अंदर की चीज़ें बहुत डिटेल में पूछी जाती हैं। इसीलिए ही नेट का एग्ज़ाम सिर्फ 6% लोग ही क्लियर कर पाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप 100 बच्चे नेट के एग्ज़ाम देने बैठते हो तो सिर्फ 6 जने ही नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करते हो। और JRF की रेट तो इससे भी कम है, JRF तो सिर्फ 2 या 3% ही बच्चे क्लियर करते हैं। तो इसीलिए हर एक चीज़ को बारीकी से समझना है। मैंने अपनी स्टडीज़ इसी तरह से की हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नेट और JRF क्लियर करें। मैं सिर्फ एक उनकी गाइड और मेंटोर बन रही हूँ। बदले में सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, लाइक एंड शेयर चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आई होप इतना तो आप मेरे लिए कर ही देंगे। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताती हूँ रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो
क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो आप इसमें देख रहे होंगे, एक सेकेंड, आप इसमें देख रहे होंगे ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये नीचे से स्टार्ट होती है और इसके ऊपर से एवरेज कॉस्ट स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? एवरेज कॉस्ट हमारी, एवरेज टोटल कॉस्ट को तो अभी आप भूल जाइए क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट तो इसके ऊपर ही होगी। अभी हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं एवरेज, अभी हम रिलेशनशिप किसके बीच में पढ़ रहे हैं? रिलेशनशिप अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। अभी हम टोटल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले हम इन दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप है एवरेज कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में। तो सबसे पहले आप देखिए, तो ये जो होता है आपका कॉस्ट कर्व मार्जिनल का, ये नीचे से स्टार्ट होता है और इसको कट करते हुए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करते हुए और एवरेज टोटल कॉस्ट को कट करते हुए ऊपर जाता है। इस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर होता है और उसको जहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट ने कट कर दिया और उसके बाद से वो ऊपर उठने लग गया। तो चीज़ें ये नहीं पूछी जाती है कि ये कर्व कैसे ड्रॉ होता है या क्या शेप होता है इन दोनों का। चीज़ ये समझने वाली है इसके अंदर कि जब हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे तो जब डिक्रीजिंग स्टेज में होंगे तो जो मार्जिनल होगा वो एवरेज से ज़्यादा डिक्रीजिंग होगा और एवरेज जो होगा वो हमेशा मार्जिनल के ऊपर रहेगा। क्या याद रखना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब डिक्रीजिंग कंडीशन में होगा, जब नीचे डाउनवर्ड की तरफ होंगे तो जो मार्जिनल होगा वो हमेशा एवरेज के नीचे ही रहेगा। जब डिक्रीजिंग में होंगे तो पहले मार्जिनल होगा फिर एवरेज होगा। मार्जिनल क्या करेगा? एवरेज कॉस्ट को उसके लोवेस्ट पॉइंट पे कट करेगा और ऊपर चला जाएगा। तो जब अपवर्ड स्टेज में होंगे तो मार्जिनल हमेशा ऊपर होगा और एवरेज कॉस्ट का कर्व हमेशा नीचे होगा। तो डिक्रीजिंग स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट्स? डिक्रीजिंग स्टेज में जो होता है वो मार्जिनल एवरेज के नीचे रहता है, यानी एवरेज ऊपर मार्जिनल नीचे, और जब अपवर्ड मूवमेंट का कर्व होता है तो मार्जिनल एवरेज के ऊपर आ जाता है। और जहाँ पे ये जो पॉइंट है, जो इस पॉइंट पे अगर इसको ये कट करता है तो वो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है। तो यही रिलेशनशिप है। एट द टाइम ऑफ डिक्रीजिंग स्टेज मार्जिनल इज़ लेस देन एवरेज, इट कट द एवरेज फ्रॉम बिलो। और अपवर्ड स्टेज में क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज़ मोर दैन एवरेज कॉस्ट। तो ये रिलेशन आपने याद रख लिया एवरेज और मार्जिनल के बीच में, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलो स्टूडेंट्स, ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया शॉर्ट रन के बारे में। शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट होती हैं? टोटल, एवरेज और मार्जिनल। और शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। और तभी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट जो होंगी वो वेरिएबल हो जाएंगी, कोई भी फिक्स्ड नहीं रहेगी। अगर मार्केट में मेरे कमोडिटीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो मैं एक अपनी नई इंडस्ट्री सेटअप कर सकती हूँ लॉन्ग रन में, बट शॉर्ट रन में एक नया बिजनेस या नई इंडस्ट्री सेटअप करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा है द लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग प्लांट आर वेरिएबल। यानी इसमें क्या होता है? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं। कोई भी फैक्टर जो होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग रन में जैसे कैपिटल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, और प्लांट्स हैं, मशीनरीज हैं, न्यू प्लांट्स, हम बिगर फैक्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं फॉर द लार्जर लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट बढ़ाना है तो हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का दूसरा प्लांट डाल सकते हैं। तो लॉन्ग रन में जो सारी कॉस्ट होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड नहीं रहती है। सो देयर आर नो फिक्स्ड कॉस्ट इन लॉन्ग रन। याद रखना, अगर आपको कंफ्यूज कर देगा कि कई बार ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट दे देता है रीजनिंग और असेशन के, तो आपको याद रखना है उसके अंदर
कि क्या लिखा रहता है इसके अंदर, जो भी कॉस्ट होती हैं ये वाली जो फिक्स कॉस्ट, सिंस इन लॉन्ग रन नो फिक्स कॉस्ट इन लॉन्ग रन, ठीक है, बिकॉज एंटायर कॉस्ट इज मेड अप ऑफ एंटायरली एवरी कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, देयरफॉर नो कॉस्ट इज फिक्स्ड। स्टूडेंट्स ये डायग्राम है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं होगा, डायग्राम में बस एक ये चेंज होगा कि शॉर्ट टर्म में हम SAC लिखते हैं, शॉर्ट टर्म में हम SAC लिखते हैं और लॉन्ग रन में हम LAC लिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हम SMC लिखते हैं, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन में हम LMC लिखते हैं, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। बस यही फ़र्क होता है, बाकी कर्व्स आप देख रहे होंगे वैसे ही मूव कर रहे हैं जैसे कि उसके अंदर करते थे। मार्जिनल का आप कर्व देखिए, अगर नीचे की तरफ है तो एवरेज से नीचे है, इसके लोवेस्ट पॉइंट पे कट कर दिया, और ऊपर की तरफ मूव होता है तो एवरेज से ऊपर होता है। और ये जो A पॉइंट है ये लोवेस्ट पॉइंट है, किसका लोवेस्ट पॉइंट है, मार्जिनल कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट नहीं है, ये है एवरेज कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट। मार्जिनल कॉस्ट का तो लोवेस्ट पॉइंट ये है। अब देखो इसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट तो बढ़ना चालू हो गया, पर एवरेज कॉस्ट जो है अभी भी डिक्रीजिंग स्टेज में है। तो जो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट आपसे पूछ लेंगे कि इसको कट कहाँ पे करता है, जैसे ये A पॉइंट पे कट कर रहा है तो A पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट लोवेस्ट नहीं है, A पॉइंट पे कौन सी कॉस्ट, किसकी कॉस्ट लोवेस्ट है, एवरेज कॉस्ट लोवेस्ट है। तो हमेशा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है इट विल कट द एवरेज कॉस्ट फ्रॉम द बिलो, यानी इसको नीचे से कट कर रहा है एट द पॉइंट वेयर द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ये रिलेशनशिप होता है लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल सेम था, वो शॉर्ट होता है और ये लॉन्ग होता है। अब इसमें पूछा गया है वाई LAC कर्व इज़ ऑफ यू शेप, ऐसा यू शेप का क्यों होता है, ये ऐसा मैंने आपको बताया ना कि ये जो शेप ये यू शेप का क्यों होता है, तो ये ऐसा जो ये यू शेप है, एक सेकेंड, ये जो इसका ये जो यू शेप है, ये वाला जो यू शेप है, ये इसका यू शेप क्यों है ऐसा, ये इसलिए है क्योंकि हमें इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव होती है। अब क्या होती हैं इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़, इकोनॉमीज़ का मतलब अगर हम लोग कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज़ या कुछ अच्छी मशीनरीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, कम से कम हमें जो होगा वो हमारी जो कॉस्ट होगी वो कम से कम आएगी। और अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे खर्चा नहीं कर रहे, अपने वर्कर्स या स्टाफ को प्रॉपर काम करने का तरीका नहीं सिखा रहे, तो वो लोग वेस्टेज बहुत ज़्यादा क्रिएट करेंगे और उससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये इसकी वजह से ये जो शेप उसका होता है ये यू शेप का होता है। तो चलिए देखिए ये आगे इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी दो तरह की होती हैं, एक तो होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल मतलब क्या होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हमारे बिजनेस के अंदर के कुछ बेनिफिट्स की वजह से हमारी कॉस्ट कम आती है। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर जो चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनकी वजह से हमारी कॉस्ट कम आती है। अब मैं कुछ आपको समझा देती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं समझने का, ये तो सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। देखो टेक्निकल इकोनॉमी में क्या होता है, टेक्निकल इकोनॉमी का मतलब ये है कि अगर मैं अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँगी तो मेरी कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। मैनेजरियल इकोनॉमीज़, अगर मेरा मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क करता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है, टाइम पे सब चीज़ें बनती हैं, कोई भी चीज़ लैग नहीं रहती, यानी अगर मेरे को गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यूँ नहीं कि गुड्स प्रोड्यूस करने हैं रॉ मटेरियल है नहीं, वर्कर खाली बैठे हैं और मेरे को उनको वेजेस देने पड़ रहे हैं, अल्टीमेटली वो मेरी कॉस्ट पे अफेक्ट कर रहा है। अगला है मार्केटिंग इकोनॉमीज़, यानी सेल्स पर्सन कैसा है, उसकी सेलिंग टैक्ट कैसी है। तो ये सारी इकोनॉमीज़ होती हैं, अगर वो जल्दी से जल्दी गुड्स को सेल करता है, क्रेडिट कम से कम देता है, तो मेरा रोटेशन वर्किंग कैपिटल अच्छी बनी रहेगी, तो उसकी वजह से मेरी को जो कॉस्ट होगी वो कम आएगी। उसके बाद है फाइनेंशियल इकोनॉमीज़, यानी अगर मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो मैं ट्राई करूँगी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तो कॉस्ट का बर्डन कम होगा। उस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं, चीप इनपुट, अगर मेरे को रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है तो रॉ मटेरियल सस्ते में क्यों मिल रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उस पर कम टैक्स इम्पोज किया हो, इसीलिए वो कम रेट में मिल रहा हो। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरी फर्म के हाथ में नहीं है, मेरी फर्म के बाहर ये चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं जो मेरी फर्म को अफेक्ट कर रही हैं
मेरी फर्म की कॉस्ट को अफेक्ट कर रही हैं, तो इसीलिए इसको हमने एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ बोला है। तो अगर चीप इनपुट मिल जाता है तो कॉस्ट कम होगी। अगर टेक्नोलॉजीज़ अच्छी यूज़ करती हूँ, टेक्नोलॉजीज़ इकोनॉमीज़, या अगर जब भी मैं टेक्नोलॉजीज़ खरीदती हूँ तो मेरी बार्गेनिंग पावर अच्छी है, तो मेरे को जो बड़े बड़े प्लान्स हैं वो अच्छे खासे डिस्काउंट्स पे मिल जाते हैं। सप्लाई ऑफ स्किल लेबर, अगर मेरी फैक्ट्री जहाँ पे फंक्शन कर रही है वहाँ पे स्किल लेबर इजीली मिल जाते हैं, बाहर से उन्हें हायर नहीं करना पड़ता है, तो मेरी कॉस्ट कम होगी। कैसे कॉस्ट कम होगी? अगर मैं ऐसे कोई लेबर को हायर करती हूँ जो बाहर दूसरी सिटी में रहते हैं, तो वो जब मेरी सिटी में काम करने आएंगे तो मेरे को उनको एचआरए देना पड़ेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली उनकी सैलरीज वेजेस ज़्यादा होंगी, तो वो कहाँ से निकालूंगी? कहीं ना कहीं मैं कॉस्ट में ही ऐड करूँगी उन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादा आपके काम की नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझ लेना ऊपर ऊपर से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल पे, क्योंकि इस न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे इसमें। ये अब हम दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ अपने जो क्वालिटी है उसका रिजोल्यूशन आप बढ़ा दीजिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और क्लियर दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो जैसे हमको क्वेश्चन में देखे क्या रखा हुआ है, हमको क्वेश्चन में देखे रखा हुआ है कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन में देखे रखा है कि हमारा जो आउटपुट है वो है 0 1 2 3 4 और टोटल कॉस्ट हमको देके रखी है। तो ये आउटपुट हो गया और ये टोटल कॉस्ट हो गई। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट पे मैंने आपको क्या बताया था, आउटपुट अगर हम प्रोड्यूस करें चाहे नहीं करें, जो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी वो फिक्स्ड ही रहेगी। तो अगर हम ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो भी हमको 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो ये 50 रुपीज़ क्या हो जाती है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है। और 50 रुपीज़ जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट होती है वो हमारी क्या रहेगी, सारे लेवल ऑफ आउटपुट में सेम रहेगी। तो टोटल कॉस्ट में से अगर हमने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली, तो टोटल कॉस्ट में से अगर हमने क्या लेस कर दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया, तो हमारे पास में क्या बचेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए उसी तरह से हमने किया है इसके अंदर। फर्स्ट वाले की जो कॉस्ट है वो 50 है और आउटपुट है 0, तो ये 50 रुपीज़ जो हो गए वो टोटल हमारी फ़िक्स कॉस्ट हो गई। सेकेंड वाला है 50 में से 50 70, टोटल कॉस्ट कितनी लगी है एक यूनिट बनाने पे, 70 रुपीज़। तो 70 में से फ़िक्स कॉस्ट लेस कर देंगे 50, तो आंसर आ जाएगा 20। 2 यूनिट बनाते हैं तो टोटल कॉस्ट लगती है 90 में से 50 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 40। तो ये तो हो गई हमारी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका। अब देखो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेरिएबल निकालना है। तो मैंने क्या बोला, वेरिएबल को वेरिएबल से हमें मैच करना है। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल कहाँ दिख रहा है, ये रहा वेरिएबल। तो 20 डिवाइडेड बाय 120, ये वेरिएबल है। 40 डिवाइडेड बाय 220, 50 डिवाइडेड बाय 3 116.6। तो वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। उसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे, देखिए फिक्स कॉस्ट इसमें पूछ के नहीं रखी हुई है, खैर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम टोटल फिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 50 डिवाइड बाय 0, 50 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट पे जो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 50, सेकेंड यूनिट पे भी 50, फर्स्ट यूनिट पे आ जाएगी 50, क्योंकि किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है।
और उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25 एंड सो ऑन। अब इसमें हमको क्या पूछा है, एक हमसे पूछा है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? मार्जिनल कॉस्ट को मैंने आपको निकालने के 2 तरीके बताए। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका तो स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है? 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे, उसमें से अभी हम एक फॉर्मूले को ट्राई करेंगे। तो क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, यानी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है और आउटपुट में कितना चेंज हुआ है। अब आप देखिए कि फर्स्ट वाले में तो हमेशा नेगेटिव माइनस 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 रहता है, तो फर्स्ट वाला कुछ भी हम लोग को वो सॉल्व नहीं करना होता कभी, क्योंकि वो माइनस में ही रहता है, यानी क्योंकि उससे प्रीवियस डाटा अवेलेबल नहीं होता तो हम इसको निकाल नहीं सकते। तो अब हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए, इस फॉर्मूले की मदद से हमारी मार्जिनल कॉस्ट कैसे आ जाएगी। जैसे फर्स्ट यूनिट पे कितना चेंज हुआ? 70 माइनस 50, तो ये कितना चेंज हुआ? 20। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ? 20। आउटपुट में कितना चेंज हुआ? 0 से 1, तो 1। तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी? 20। उसी तरह से अगर आप सेकंड वाले का मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहेंगे, जहाँ पे कि हमने 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है? 90 माइनस 70, तो आ जाएगा 20। और चेंज इन आउटपुट कितना है? 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 1, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 20। तो इसी तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। देखिए, उसी तरीके से इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट निकाल के रखी हुई है। तो ये एक न्यूमेरिकल था जिस पे कि हमको निकालना था टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एग्जाम में इसी तरह का कुछ भी शॉर्ट सा न्यूमेरिकल बना देंगे और आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछ लेंगे या वेरिएबल कॉस्ट पूछ लेंगे, तो आपको उनको सॉल्व करके आंसर बताना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक और बात बोलना चाह रही थी कि मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ। 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूँगी, आप उनको खुद से ट्राई करना और सारे आंसर्स निकालने की कोशिश करना। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सब क्वेरीज़ का आपको रिप्लाई टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके नेट प्रिपरेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरी वीडियोस, क्योंकि मैं खुद के पर्सनल नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जितनी वीडियोस मैंने देखी हैं, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन और इतना सारा कंटेंट आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपके एक नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम साथ के साथ इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम डिस्कस करते चलते हैं, तो हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और बाकी तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि इसमें से ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, वो सारी गाइडेंस तो आपको मिलती रहती है मेरे साथ में। तो चलिए, आइए अब हम दूसरा वाला न्यूमेरिकल करते हैं। अब दूसरे वाले न्यूमेरिकल में देखिए हमको क्या दे के रखा हुआ है। हमको यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे दी है और एवरेज फिक्स कॉस्ट दे दी। अब पूछा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो और मार्जिनल कॉस्ट निकालो। तो अब सबसे पहले हमको क्या दे के रखी है, इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट दे के रखी है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है? ये देखो बच्चों, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, जब हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी हो जाती है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इधर मैं AFC लिख लेती हूँ छोटा सा। अब हमको यहाँ पे क्या दे के रखा है, ये दे के रखा है, ये दे के रखा है, ये नहीं दे के रखा, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इतनी तो सब बच्चों को आती ही होगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है, 6 इंटू 1। ये देखिए 6 इंटू 1, तो हमारा जो यहाँ पे लिखा है ये 6 इंटू 1, तो हमारी फ़िक्स कॉस्ट कितनी निकल के आ गई, 6। अगर एक बार हमको फ़िक्स कॉस्ट पता पड़ गई तो हमें पता है कि टोटल कॉस्ट में क्या होती है, टोटल फ़िक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हमको टोटल कॉस्ट दे के रखी है 20, तो यानी 20 में से जो 6 रुपये है वो तो फिक्स है और जो 14 हो गई वो वेरिएबल हो गई। तो ये जो 6 है, ये सब में मैंने 6 को फिक्स कर दिया और इसमें से मैंने टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया।
फर्स्ट में मेरा जो प्राइस था, अब मिटा देती हूँ उसको, जो मेरा टोटल कॉस्ट था वो 20 था, 20 माइनस 6 14 मेरा वेरिएबल हो गया। और अगले में मेरा 26 रुपये टोटल कॉस्ट था, अब फिक्स 6 था तो 26 माइनस 6 20 मेरा वेरिएबल हो गया। और 39 टोटल था, 6 वेरिएबल था तो 6 फिक्स था, तो 39 माइनस 6 33 मेरा जो हो गया वो वेरिएबल हो गया। अब आप वेरिएबल कॉस्ट तो इजीली निकाल सकते हैं, आपको पता है ABC कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC अपॉन आउटपुट। तो TVC कितना है 14, आउटपुट कितना है 1, 14 अपॉन 1 14। TVC कितना है 20, आउटपुट कितना है 2, 20 अपॉन 2 10। तो इजीली आप निकाल सकते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अगला हमको पूछ के रखा है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, या तो डिफरेंस निकाल दो, ये टोटल वाले का 2 फॉर्मूले होते हैं, उसमें एक आपको बताया था, अब आपको इसमें दूसरे फॉर्मूले से बताती हूँ। चेंज निकाल दो, चेंज इन टोटल कॉस्ट 26, फर्स्ट वाले का तो नील आएगा, सेकंड वाले का आएगा 26 माइनस 26, और थर्ड वाले का आएगा 39 माइनस 26। तो देखिए यही किया इन्होंने, 20 माइनस 26 माइनस 26 और 39 माइनस 16 6। एक उससे भी बता देती हूँ जो हमारा चेंज वाला फॉर्मूला था। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट था हमारा, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हो रहा है, देखो आप, टोटल कॉस्ट में चेंज हो रहा है 26 माइनस 26 का, और आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है 2 माइनस 1 का। तो कितनी आ गई 6, वही बात हो गई। और उसी तरह से हम थर्ड वाले का निकालेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कैसे आती है। तो ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं। अब मैं 3 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसे भी प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रिप्लाई कीजिएगा। ये जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ये 2018 के 2 क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। इस पे पूछा गया है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अ फर्म इन लॉन्ग रन ऑपरेट एट अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने 2 तरह की मार्केट पढ़ी है, एक तो पढ़ी थी हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और एक पढ़ी थी इम्परफेक्ट मार्केट। तो इम्परफेक्ट मार्केट में जो होता है वो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं और दोनों ही इक्वल होते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो हम ज़्यादा यूनिट्स को परचेज़ करते हैं तो हमारी जो प्राइस पर यूनिट है वो कम नहीं होती, इसीलिए जब भी हम उनका एवरेज या मार्जिनल निकालेंगे तो वो प्राइस के बराबर आएगा। अगर आपने वीडियो अच्छे से सुना होगा तो आप खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, जिसमें एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है और एवरेज कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और इसे हम प्राइस भी बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आया है वो इंटरनल इकोनॉमीज़ और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में आया है। तो लॉन्ग रन शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया कि कुछ इकोनॉमीज़ होती हैं जिनकी वजह से जो हमारी कॉस्ट होती है वो कम लगने लगती है, और अगर हमको इंटरनल इकोनॉमीज़ होती है तो वो होती है हमारी जो बिज़नेस के अंदर की जो हमारी चीज़ें हैं, यानी बिज़नेस के अंदर की जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उनकी वजह से जो हमें कॉस्ट सेविंग होती है वो होती है इंटरनल इकोनॉमीज़। तो जैसे टेक्नोलॉजी सेविंग, अगर हमने अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा। मैनेजरियल एफिशिएंसी, अगर हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है तो वो सारे डिसीजंस टाइम पे लेगा, और डिसीजंस अगर हम टाइम पे लेंगे तो हमारी कंपनी को उससे बेनिफिट होता है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, अगर हमारा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैपिटल का अरेंजमेंट कर देता है तो हमको क्या पड़ती है, कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ती है। तो इंटरनल इकोनॉमीज़ में मैंने आपको बताया था, इंटरनल इकोनॉमीज़ वो होती हैं जो फॉर्म के अंदर होती हैं। तो देखो इसका सही आंसर भी ये थर्ड वाला है, जिसमें लिखा है अ राइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ फर्म। अच्छा, जो ऑप्शंस दे के रखे हैं उसमें बी का जो थर्ड ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन है। तो अगर आपको ये भी पता है कि इंटरनल इकोनॉमीज़ फर्म के अंदर ही होती है तो आपका पूरा का पूरा आंसर सही हो जाता है। उसी तरह से जो एक्सटर्नल इकोनॉमी होती है वो बिज़नेस के अंदर नहीं होती, वो बिज़नेस के बाहर होती है। तो जब अ राइज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री नॉट ऑन द फर्म, अब ये किस पे डिपेंड है, साइज ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब ऐसा है
कि जहाँ से हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, अगर वो हमको चीप रेट में रॉ मटेरियल मिलता है तो हमारा कॉस्ट यूनिट पर कम आता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, जो हमारी बिज़नेस फर्म के हाथ में नहीं होते, जो कि हमारे बिज़नेस फर्म से बाहर ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, लेबर वेजेस पॉलिसी, तो ये सारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ होती हैं। अब अगला ए वाला देखो, उसमें लिखा है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? मीन लोअरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क। तो स्केल का मतलब क्या होता है कि हमें लॉन्ग रन में करना है कि शॉर्ट रन में करना है, यानी स्केल का मतलब हमारा प्रोडक्शन क्या रहेगा, लॉन्ग रन रहेगा कि शॉर्ट रन रहेगा। और जो भी हम लोग लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं, तो हम लोग सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और लॉन्ग रन में जो हम प्रोड्यूस है बल्क, वो कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग द फिक्स्ड फैक्टर जो लॉन्ग शॉर्ट रन में फिक्स थे और वो जो लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाते हैं, तो उन फैक्टर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब क्या होता है? अराइज व्हेन लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फर्म। अब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप हमको कब मिलेगा? इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप हमको तब मिलेगा जब क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो अपने वेस्ट से भी कुछ बाय प्रोडक्ट बना लेती है। व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस बाय, जब दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक ही फर्म बनाती है, तो उसका जो स्कोप होता है वो बढ़ जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कोई कंपनी है, अगर वो घी बनाती है, मिल्क से घी प्रोड्यूस करती है, तो घी बनाने के बाद उसका जो रिमेन्स बच जाता है उससे वो स्वीट्स भी बना लेती है। तो क्या होता है, जब वो अपने बाय प्रोडक्ट या वेस्ट को भी यूज़ कर लेती है कंपनी, तो उसके पास में क्या होगी? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी वो वेस्ट को वेस्ट में नहीं जाने दे रही, वेस्ट प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में सेल कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखे हैं तो आप इजीली नेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर एक या दो ऑप्शंस भी सही मार्क कर लिए, जैसे इसमें 4 ऑप्शंस है, उसमें से अगर आपको 2 ऑप्शंस का आंसर भी पता है तो आप इजीली लिस्ट में एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी के जो गलत ऑप्शंस हैं उसको। इसके अलावा बाकी जितने भी रिलेटेड हैं इकोनॉमिक्स से, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आप 2008 से लेकर 2019 तक के सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आप प्लीज़ नीचे लिंक में ज़रा देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आपका लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़े और उनको कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल वेज में, एज वेल एज उनके कर्व का शेप्स क्या होता है, किस के डिफरेंसेस को क्या बोला जाता है, ये सब चीज़ें हमने सीखी। यू शेप कर्व क्यों होता है, इंटरनल इकोनॉमीज़ क्या होता है, इंटरनल डिस इकोनॉमीज़ क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने सीखी। अब मैं इसका एक पार्ट सेकंड अपलोड करूँगी जिस पे कि कुछ अलग अलग तरह की कॉस्ट की मीनिंग्स दे के रखे हैं, उन मीनिंग्स को बताऊंगी। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो होगी। कई बार उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ 5-6 कंसेप्ट्स हैं कॉस्ट के, अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं कॉस्ट के, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।